हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी करंट अफेयर्स की जो चौथी क्लास है उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सम्मेलन, सूचकांक और विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण आदि जो करंट अफेयर्स में हाल ही में चर्चा में रहे उनको हम डिस्कस करेंगे। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि जैसे आप देखते हैं जो चैनल, तो उसमें आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, ILO जो है वो कब बना? 1919 में, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट हांगबो। ठीक, अब इंटरपोल है इसका लियोन फ्रांस में, इसके देखिए जुर्गेन स्टॉक हैं इसके अध्यक्ष। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में, और इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके महासचिव आप बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको रहने देंगे। अब यूएनओ, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके जो अध्यक्ष है वो एंटोनियो गुतरेस हैं। ठीक, कई बार इनको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो IMF किस कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1945 में, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, फिर वर्ल्ड बैंक ये कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1945 में, वाशिंगटन DC इसका भी मुख्यालय है, और इसके अध्यक्ष अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक, फिर खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 1945 में, इसका मुख्यालय इटली में है। क्यू डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं। फिर है यूनेस्को, इसकी स्थापना 1945, इसका मुख्यालय पेरिस में, आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। फिर है यूनिसेफ, इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और कैथरीन रसेल क्या है? इसके अध्यक्ष है। फिर है WHO, इसकी स्थापना 1948 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और टेड्रोस एधनोम इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, उसके बाद नाटो, इसकी स्थापना 1949 में, ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और मार्क रूटे इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, फिर है यूरोपियन यूनियन, ये 1958 इस्टेब्लिश हुआ, ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय है। उर्सुला वार डेर लेन इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, फिर आप नैम, इसकी स्थापना 1961 में हुई, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। इल्हाम अलीयेव इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, फिर आप अंकटाड देखेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, स्थापना 1964 में हुई। ठीक, रेबेका ग्रीन स्पैन इसके महानिदेशक हैं। ठीक, UNDP की स्थापना 1965, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। अचीम स्टेनर इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक, फिर हम आगे देखेंगे, जो देखिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक ना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपको। न्यू डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 2014 में, संघाई चीन में, देखिए डिल्मा रोसेफ इसके अध्यक्ष हैं। फिर आप आसियान, इसकी स्थापना 1967 में, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। इसके महासचिव आपको जरूरी नहीं याद करना। ठीक, फिर सार्क 1985 में इसकी स्थापना हुई, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। इसके भी इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि महासचिव इसके कौन है। फिर है UNHRC, जिनेवा 2006 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक, WTO की स्थापना 1995 में, जिनेवा में, इसके नगोजी अकोंजो इवेला इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, फिर बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, मुख्यालय ढाका में, इंद्रमणि पांडे इसके महासचिव हैं। फिर SCO 2001 में इसकी स्थापना हुई, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। इसके महासचिव आपको मत याद करिए। फिर आप देखेंगे अफ्रीकन यूनियन, इसकी स्थापना 2002 में, इसके अदीस अबाबा में इसका मुख्यालय है। ठीक, फिर ब्रिक्स है, 2009 में स्थापना, संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। ठीक, फिर आप देखेंगे ISA, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 2015 में इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर, जो कि भारतीय मूल के अजय माथुर हैं। ठीक, तो आप इतना याद रखिए, इतना आप ध्यान में रखेंगे, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाया है उन्हीं को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, फिर हम अब देखेंगे भारत सरकार के जो प्रमुख रिपोर्ट और रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार द्वारा, उनको हम देखेंगे। ठीक, जैसे नीति आयोग वित्तीय सूचकांक 2025 में, डॉक्टर, देखिए नीति आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक, तो इसको सूचकांक को जारी किया गया नीति आयोग द्वारा। ये 22-23 में राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया। ये फर्स्ट कौन है? उड़ीसा है।
छत्तीसगढ़ सेकंड है, गोवा थर्ड है। तो देखिए आप उड़ीसा याद रखिएगा फर्स्ट है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी कर, नीति आयोग जारी करता है, और इसमें प्रथम स्थान उड़ीसा का है, ठीक। और जैसे बिहार पीसीएस वाले ध्यान में रखेंगे, सातवां स्थान बिहार का है, उत्तर प्रदेश का भी सातवां स्थान है, ठीक। फिर आप देखेंगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। फिर देखिए 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं, ठीक। अब आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं पूरी दुनिया में, कितना 23.4 करोड़, ठीक। फिर आप देखेंगे छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है, एफएसएसआई, ठीक। फिर इसका पहला स्थान है केरल का, दूसरा है तमिलनाडु का। इतना याद रखें। पहाड़ी में अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों में पूछे तो नागालैंड का, और यूनियन टेरेटरी में पूछे तो जम्मू कश्मीर का। अगर बिहार का पूछे, अगर बिहार पीसीएस वाले जो दे रहे हैं वो ध्यान में रखेंगे किस्मा है। लेकिन आप देखिएगा कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है, एफएसएसआई जारी करती है। पहला स्थान किसका है, केरला का है, दूसरा तमिलनाडु है। अगर आपसे यूनियन टेरेटरी के बारे में पूछेगा तो जे.एंड.के, आप पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में नागालैंड, ठीक। इतना ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक। फिर आप देखिएगा चौथा एसडीजी भारत सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग। इसमें केरल फर्स्ट है, केरल और उत्तराखंड दोनों का स्कोर कितना है, 79 है, दोनों फर्स्ट है। दूसरा कितना किसका है, तमिलनाडु का है, ठीक। और यदि यूनियन टेरेटरी की बात करें तो चंडीगढ़ है। बिहार का पूछे तो सबसे लास्ट है, इसका 57 स्कोर है। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का 8वां संस्करण केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। इसकी 23 की थीम वेस्ट टू वेल्थ थी, लेकिन 24 की थीम थी रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल था। सबसे स्वच्छ शहर आप लोग सभी जानते होंगे कि इंदौर और सूरत है। तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई है, ठीक। फिर आप देखेंगे छावनी बोर्ड की अगर बात करेंगे तो महू छावनी बोर्ड। अगर स्वच्छ गंगा शहर तो वाराणसी और प्रयागराज दोनों हैं, ठीक। राज्यों में सबसे स्वच्छ कौन है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का। अच्छा ये एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे कि यदि आपको राज्यों में जब सबसे स्वच्छ शहर पूछेगा तो इंदौर है, लेकिन राज्यों में बात करेंगे तो महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश है, ठीक। और जो सबसे लो जो परफॉर्मेंस किए हैं तो वो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम है। फिर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, एक है वैश्विक बहुआयामी, एक है राष्ट्रीय बहुआयामी। तो इसको जारी करता है यूएनडीपी बहुआयामी को, और इसको जारी करता है नीति आयोग। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है बिहार, झारखंड और यूपी। कम गरीब है केरला, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में गिरावट हुई है, शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी में गिरावट आई है, ठीक। फिर आप देखेंगे भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट कौन जारी करता है तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, ठीक। फिर देखेंगे आप 2022 में 21 में की तुलना में 11.9% क्या हुआ है। देखिए सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक कहाँ पे है, तमिलनाडु में, इसके बाद मध्य प्रदेश में। अगर देखा जाए सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक। फिर निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग है। राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये बिल्कुल याद रखें क्योंकि सीक्वेंस पूछता है पूछने का। निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग। शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। पहाड़ी के राज्यों की बात आएगी तो उत्तराखंड, और यूनियन टेरेटरी की बात और छोटे राज्यों की यदि बात आएगी तो गोवा है, बिहार है 22वां, ये बिहार पीसीएस वाले ध्यान में रखेंगे, ठीक। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट रिपोर्ट और सूचकांक। देखिए जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और जैसे मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी। इसमें शीर्ष कौन है, आइसलैंड, और इंडिया 130वां रैंक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। इसमें फर्स्ट है नॉर्वे, इंडिया का है 151, ठीक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तो सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। इसमें फर्स्ट है फिनलैंड, 118वां स्थान है भारत का, ठीक। फिर है आप देखेंगे द वेल्थ रिपोर्ट कौन जारी करता है, नाइट फ्रैंक द्वारा। इसमें अमेरिका फर्स्ट है, चौथा भारत है। फिर आप देखेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क इसमें फर्स्ट है, 96 रैंक है इंडिया की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ग्लोबल फायर पावर .com द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अमेरिका फर्स्ट है और इंडिया चौथा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर फर्स्ट है, इंडिया का 85 रैंक है, ठीक। फिर आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क इसमें फर्स्ट है, 10वां स्थान है भारत का। फिर आप रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। डेनमार्क इसमें फर्स्ट है, 79 रैंक है इंडिया की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वेल्दर हंगर जर्मन की एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बेलारूस फर्स्ट है, 105वां स्थान इंडिया का है।
फिर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा हांगकांग फर्स्ट है और 84वें स्थान है भारत का। फिर वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? वीपो यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। कौन है फर्स्ट? स्विट्जरलैंड। इंडिया का है 39 रैंक। देखिए इंडिया, आप देखिए अगर फर्स्ट आप याद रखिए, और अगर फर्स्ट भी नहीं याद रहे तो आप इंडिया के रैंक हमेशा याद रखिए कि इंडिया, क्योंकि इंडिया के रैंक को लेकर पूछा जाएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, तो वीपो जारी करता है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो 39 है। ठीक। एशिया पावर इंडेक्स में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, इंडिया की 3rd रैंक है। फिर विश्व प्रतिभा रैंकिंग कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक द्वारा, उसमें इंडिया की रैंक है 58। ठीक। फिर ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट वीना ऑस्ट्रिया। ठीक। इसमें इंडिया के रैंक नहीं दिया गया है। ठीक। फिर आप देखेंगे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्वीडन फर्स्ट, इंडिया की रैंक 63 है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये बहुत पूछा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, और इसमें आइसलैंड फर्स्ट है, इंडिया की 129 है। ठीक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एल यूनिवर्सिटी अमेरिका एस्टोनिया इसमें फर्स्ट है, 176वां रैंक इंडिया की। देखिए ये ध्यान में रखिएगा कि 180 देशों के बीच ये हुआ था, मतलब इसका सूचकांक जारी किया था, जिसमें इंडिया की काफ़ी लो परफॉर्मेंस है, 176। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस आइसलैंड फर्स्ट है, 116वीं रैंक है इंडिया की। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जारी करता है, अमेरिका फर्स्ट है, 39 इंडिया के रैंक है। ठीक। फिर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरन इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका फर्स्ट है, इंडिया का 3रा स्थान है, तो 67 यूनिकॉर्न के साथ। ठीक। फिर आप देखेंगे लैंगिक असमानता सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी। इसमें फिनलैंड की 1st रैंक है, इंडिया की 108 है, यानी 108 रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 42 रैंक है इंडिया की। ठीक। फिर है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, नॉर्वे इसमें फर्स्ट है, इंडिया का 41 है। फिर आप मानव स्वतंत्रता सूचकांक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा स्विट्जरलैंड फर्स्ट है, 109वीं रैंक है इंडिया की। फिर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स चैरिटीज एंड फाउंडेशन, इसमें इंडिया की रैंक 43 है। ठीक। तो जितने इंपॉर्टेंट जो सूचकांक आपके में पूछे जाते हैं मैंने उसको आपको पढ़ा दिया, तो आप ध्यान में रखिएगा कि मानव विकास रिपोर्ट, वैश्विक शांति रिपोर्ट, फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, फिर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग है। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट है इनको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कम से कम आपको एक क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा, है ना। ये तो 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि आपको दिखे, या मैच द फॉलोइंग में आपको दिखेगा, या आपको सीधा सीधा वो क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया कौन जारी करता है और इंडिया की क्या रैंकिंग है, या तो कथन और उसमें पूछ लेगा आपको केवल 1-2 कथन, केवल एक कथन, तो ऐसे क्वेश्चन बना के वो पूछता है। हालांकि अब वो सीधा सीधा आयोग द्वारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अब वो ऐसे पूछता है कि केवल 1 कथन, 2 उसमें आपको दे देगा, जिसमें केवल 1, केवल 2 चूज करने के लिए देता, तो आप थोड़ा सही जानकारी रखिएगा। तो अब हम इसमें देखेंगे, अगला देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक। यानी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर जो करंट अफेयर्स हाल ही में चर्चित में रहा, तो उसको देखेंगे। देखिए देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के जेवर। जेवर कहाँ पे है? नोएडा में है। ठीक। ये आप सब जानते हैं, जेवर एयरपोर्ट भी है इनके नाम से। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कौन सी बनाई है? कमला और पूसा। ठीक। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने पहला एआई वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया है। ठीक। फिर एआई प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने मेटा ने लामा लॉन्च किया है। देखिए लामा, देखिए आप ध्यान में रखिए लामा का संबंध किससे है? तो मेटा से है। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। ठीक। तो देखिए डायरवुल्फ एक भेड़िया की प्रजाति है जो कि चर्चा में रही है। सी डॉट क्या है? आईटी क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया गया था सी डॉट द्वारा। गूगल ने जेम्मा एआई मॉडल लॉन्च किया, तो गूगल का एआई मॉडल क्या है? जेमा। और मेटा ने लामा लॉन्च किया। ठीक। एलन मस्क की एआई कंपनी ने एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया। इससे पहले मैं आपको करंट अफेयर्स में इसको पढ़ा चुका हूँ कि एलन मस्क की कंपनी ने अपना स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम ग्रोक 3 है। ठीक। देखिए आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। नासा ने अपना एथेना क्या है? चंद्र मिशन है, उसको लॉन्च किया है। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस बेंगलुरु में खोला हुआ है। ठीक। तो गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। ठीक। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट
पाइप विकसित की है। किसने? तो अगर पूछा जाए कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की? टाटा स्टील ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। और कहाँ बनेगा? जामनगर में। ठीक। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। ठीक। आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहले हरित प्रणोदन प्रणाली वेम2U का परीक्षण किया। ठीक। फिर देखिए, केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया है। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो ग्वालियर में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनेको दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में हुआ। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को, परम है, रुद्र है, सुपर कंप्यूटर को पुणे ने परम को विकसित किया, दिल्ली ने रुद्र को, कोलकाता ने सुपर कंप्यूटर को। ठीक। फिर आप देखेंगे, गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया। इसे किसने निर्मित किया? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन। देखिए, अटाकामा मरुस्थल भी है और अटाकामा से आप समझ जाएंगे चिली, जो कि टोक्यो विश्वविद्यालय चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। ठीक। इतना ध्यान में आप रखिएगा। ठीक। फिर आप देखेंगे, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्ताणु विकसित किए हैं। ठीक। हाल ही में वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफाइस की पुष्टि हुई। तो म्यूरिन टाइफाइस एक रोग है, आपसे पूछा जा सकता है कि विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, तो आप जी ध्यान में रखिए कि जीवाणु जनित रोग है। ठीक। फिर आप देखेंगे, सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट की इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। देखिए, बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम लॉन्च की। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि दुनिया के पहले सीएनजी, देखिए दुनिया की है तो न कि भारत की, ये दुनिया की है, तो ये जरूर है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान में रखिए कि दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम लॉन्च किसने किया? बजाज ने। ठीक। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। ठीक। फिनलैंड स्थित कंपनी वर्सिला ने दुनिया के पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। किसने? वर्सिला, जो कि फिनलैंड की कंपनी है। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए सीसीआरएस ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया। तो पूछा जा सकता है कि 6G दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किसने किया? तो जापान ने किया था। ठीक। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा यानी लकड़ी से बनी नाव का संचालन किया गया। कहाँ पे? दुबई में। दुबई में लकड़ी से बनी नाव का संचालन, जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके जो संचालन किया गया, उसका नाम है अब्रा। तो आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी ब्लेलेट यूनिट विकसित किया है। ठीक। राष्ट्रपति ने आईआईटी बॉम्बे में कार्डसेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। कि कहाँ पे? आईआईटी बॉम्बे में। सिट्रोएन भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। ठीक। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। ठीक। फिर आप देखेंगे, भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 150 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित की गई। एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया। ठीक। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बनेगा। देखिए, ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा शहर एक पहला एआई शहर बनेगा, तो दिया आप ध्यान में रखिएगा लखनऊ। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र JT60SA किसने शुरू किया है? जापान ने। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया। मेटा ने AI जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया है। तो ध्यान में रखिए कि मेटा ने क्या किया? AI जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया। IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई।
भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। देखिए बाराकूडा क्या है, तो सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है एक, जो कि केरल में लॉन्च की गई थी, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया है। तो आप अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए कि अमृत क्या है, तो आप ध्यान में रखें आईआईटी मद्रास ने एक जल शोधक संयंत्र विकसित किया है जो कि पानी से आर्सेनिक धातुओं को हटाने के लिए। मेटा और आईबीएम ने ओपन सोर्स एआई को विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई अलायंस लॉन्च किया है। ठीक, तो आपका जो यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर जो करंट अफेयर्स था मैंने आपको बता दी, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो आप इनको देख लीजिएगा, क्योंकि जो कि भारत में पहली बार कोई चीज़ होती है या विश्व में कोई पहली बार होती है तो उसको लेकर आयोग द्वारा पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा। तो करंट अफेयर्स में हम देखते हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा के बारे में। औपचारिक रूप से हस्तनिर्मित प्राचीन सिलसिले एक जहाज आईएनएस कौंडिन का नौसेना में शामिल किया गया। इग्ला एस क्या है, मिसाइल सिस्टम है जो कि भारत ने रूस से खरीदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल का भी यूज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया था। एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। देश का पहला तटीय मुथले जल का एंटी सबमरीन जहाज क्या है, एनएस अर्नाला। ठीक, फिर है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन में हुए आतंक के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी कितने आतंकी ठिकानों पर अटैक किया था, तो 9 कहाँ पे ये किया था, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को। और जो पहलगाम अटैक हुआ था बैसरन घाटी में हुआ था। ठीक, भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। भारत जो है नौसेना के लिए कितने राफेल खरीदेगा, तो 26। किससे खरीदे, फ्रांस से। राफेल किसने, एसॉल्ट एविएशन एक कंपनी है उसने द्वारा। और रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल वर्सैम का उड़ीसा से परीक्षण किया। देखिए वर्सैम क्या है, एक स्वदेशी मिसाइल है। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूर के ग्लाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। ठीक, भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बना है। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित हुआ। ठीक, फिर आप देखेंगे तेजस प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 67वां। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी के परमाणु पनडुब्बी आईएनएस बॉक्सीर सौंपी। ठीक, देखिए आईएनएस बॉक्सीर, आईएनएस अर्नाला है ना, जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को आपको पढ़ाया जा रहा है। आप इनको अच्छे से देखिएगा तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया था। ठीक, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम को रवाना किया। ठीक, भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम क्या है, भार्गव शास्त्र का परीक्षण किया। देखिए तो भार्गव शास्त्र क्या है, एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो ड्रोन अटैक को रोकने के लिए है, भारत सरकार द्वारा इसको विकसित किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायन रेगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा। तो दृष्टि 10 ड्रोन क्या है, ये अडानी डिफेंस का समुद्री सुरक्षा के लिए बनाया गया एक ड्रोन है जो कि इंडियन नेवल फोर्सेस को दिया गया है। रूस निर्मित आईएनएस तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। भारतीय सेना आईएनएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया है। भारतीय नौसेना आईएनएस अरिहंत से K4 मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक, अब देखिए आप भारत की पहली लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय रक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज अदम्य और अक्षर। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में चर्चा में अदम्य अक्षर क्या है, तो आप ध्यान में रखिए स्वदेशी गश्ती जहाज। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाल ही में चर्चा में अदम्य और अक्षर का संबंध किससे है, तो आप ये क्या है, तो इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर आप देखिएगा कि भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। तो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का बबीना फायरिंग रेंज से सुदर्शन चक्र कोर है ना ने
अभ्यास हुआ। तो भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत निर्देशक शामिल हुआ। तो देखिए, निर्देशक क्या है, एक स्वदेशी सर्वे पोत है जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। तो याद में रखिएगा इसको। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला निदेशक बनी। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला निदेशक बनी। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना मालपे और मुल्की नामक दो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किए। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अदम्याक्षर क्या है, तो स्वदेशी तेज गश्ती जहाज है। और यहीं पे आप देखेंगे मालपे और मुल्की क्या है, ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, मालपे मुल्की और उसके बाद ये क्या है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि निर्देशक क्या है, स्वदेशी सर्वे पोत है। और जैसे अक्षर और अदम्य क्या है, तो स्वदेशी तेज गश्ती जहाज है। तो आप ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईरान द्वारा चमरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया। चमरान फर्स्ट क्या है, ईरान का एक उपग्रह है। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने हल्के ब्लूटूथ जैकेट अवहेड विकसित किया है। ठीक। डीआरडीओ द्वारा वायुसेना के सुखोई MK1 लड़ाकू विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज यानी गौरव एक ग्लाइडेड बम हो उड़ीसा, इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक। भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट क्या है, रूमी फर्स्ट लॉन्च किया है। तो रूमी फर्स्ट क्या है, एक क्या है, हाइब्रिड रॉकेट है जो भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट है। इन स्पेस ने क्या किया, हैदराबाद में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए अजिस्ता BST एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया है। ठीक। फिर आप देखेंगे भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया। तो जोरावर क्या है, एक स्वदेशी टैंक है ना, हल्का टैंक है जोरावर। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रैमपैक कहाँ, हवाई में शुरू हुआ। सेरा और ब्लू ओरिजन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड है ना स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया है। ठीक। फिर आप देखेंगे डीआरडीओ ने सुखोई MK फर्स्ट प्लेटफॉर्म से हवा से साथ यानी कि इस एयर टू सरफेस मार करने वाले रुद्रम फर्स्ट मिसाइल। देखिए, रुद्रम फर्स्ट सेकंड मिसाइल को लेकर क्वेश्चन UPPCS द्वारा दिसंबर के 2024 में पूछा गया है कि रुद्रम मिसाइल क्या है। तो उसने उसमें दिया था ऑप्शन में कि रुद्रम हवा से सतह में मार करने वाली इसकी मारक क्षमता को लेकर पूछा गया था। तो किसने इसको बनाया है, तो डीआरडीओ ने। ठीक। मझगांव डाक शिपयार्ड ने 14 मई को 250वां स्थापना दिवस मनाया। डीआरडीओ ने उड़ीसा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। रूस से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई। ठीक। सिपरी वैश्विक सैन्य में अमेरिका फर्स्ट है, भारत चौथे नंबर पर है। भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल की शिपमेंट भेजी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले किसे दी हैं, तो फिलीपींस को दी हैं। और ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया दोनों लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया और इसका जो निर्माण है अभी लखनऊ में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ताकि हम अन्य देशों को निर्यात कर सकें। ठीक है ना। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसका यूज किया गया था। तो आप ब्रह्मोस मिसाइल को तो बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल का एक तो सबसे बड़ी बात ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा में रहा, फिर इंडिया इसमें फोकस भी कर रहा है और दूसरा ये इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है अन्य देशों को, जैसे फिलीपींस को उसने सबसे पहले एक्सपोर्ट किया। अब चलिए अगला देखते हैं करंट अफेयर्स में पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में। ठीक। इसमें जितने भी जैसे इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उसी को हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। ठीक। चलिए, सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में है ना। इसको अभी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कहाँ है, तो कर्नाटक। आपसे पूछा जाएगा कि गुट्टाला शिलालेख कहाँ, तो कर्नाटक में। आप सीधे से याद रखिए कर्नाटक में है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलक्काना। यूथालिया मलक्काना क्या है, एक तितली की प्रजाति है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान में रखिएगा। ठीक। देखिए, दीघराना और मिथाथल क्या है, ये हड़प्पा साइट है जो कि कहाँ पे, हरियाणा में। तो दीघराना मिथाथल हाल ही में चर्चा में रहा है, ये कहाँ पे है, तो हरियाणा में। क्या है, हड़प्पा साइट। नाट्य और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, नाट्य और भगवत गीता। ठीक। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। ठीक। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावे से सर्वेक्षण पूर्ण करने वाला पहला राज्य बना है। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है, नामित किया है। तो कितने, 16। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक। भारत का 50 टाइगर रिजर्व कौन बना है, मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। केरल के कप्पड़ बीच और चाल बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। ये चाल बीच और कप्पड़ बीच कहाँ पे है, केरला में है। सरकार ने 2023 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है।
छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश, जो कि 8वां टाइगर रिजर्व और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व। 58वां टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है? तो आपको मैंने अभी बताया है कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व क्या है, वो भी आपका मध्य प्रदेश में है, उसका नाम है माधव। ठीक, फिर आप देखेंगे अगला, जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तेलंगाना में है। सिंहचलम मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कूनो के बाद गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को लाने की तैयारी है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 56वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। 57वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ठीक, जिसका नाम है रातापानी। 58वां है कहाँ पे? माधव राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति क्या है? दक्षिणी बर्डविंग मदुरै में है। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन कहाँ पे किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया, जिसे राजाजी घाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया। ठीक, तो भारत का पहला निजी बायोस्फीयर कहाँ बनाया गया? राजाजी टाइगर रिजर्व में। विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति क्या है? सिरोपेगियस शिवरायना की खोज की गई। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में खोजी। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई। ठीक, फिर हम देखेंगे उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति खोजी है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना है। ठीक, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन सा बना? वेनेजुएला। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। तो चेतुमल खाड़ी कहाँ पे है? मैक्सिको में। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा तामजा ब्लू होल मिला है। चेतुमल खाड़ी ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे है? मैक्सिको में है। केरल के अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्त प्राय बालसम प्रजाति की खोज की गई। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र का नाम रखा गया। ठीक, उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। तो गुप्तेश्वर वन कहाँ पे? उड़ीसा में। इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जैव विविधता विरासत स्थल हाल ही में किसे घोषित किया? तो गुप्तेश्वर वन को। कहाँ पे है? उड़ीसा में। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व घोषित स्थापित करेगा। तो इन उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो सरयू में। सरयू अयोध्या, आप समझ जाइएगा कि सरयू के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। तो मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। इंदौर को 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे बुजुर्ग सलाद भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया है। आयुष्मान रेल लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ लुप्त हो गए होने को हैं। ठीक, फिर आप देखेंगे अफगानिस्तान को छोड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना। उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट सोलर पार्क बनाया जाएगा। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट किसने शुरू किया? तो चाइना द्वारा। वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया के सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज किया है। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजियम चिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला है। पंजाब के 9 पिंड सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 में पुरस्कार मिला है। ठीक, उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। ठीक, 18 अक्टूबर 2024 को द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023-28 लॉन्च किया है। तो देखिए जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी लगभग डिस्कस कर दी हैं। जैसे ये पर्यावरण को लेकर देखिए, इसमें एनवायरनमेंट को लेकर देखिए एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स, और प्लस इसमें देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क है ना, ये और एक्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसके लिए एक अलग से क्लास ले लेंगे जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व होगा, नेशनल पार्क होगा, वेटलैंड एंड होगा और उसमें आपका एक्ट होगा। तो इसके लिए हम आपका अलग से क्लास ले लेंगे। ठीक, अब हम चलिए अगला करंट अफेयर्स में देखते हैं अपना। देखिए हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम देखेंगे स्पेस अपना स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक, तो चलिए देखते हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। तो एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी आप सब जो जानते होंगे कि एलन मस्क की है। अमेजन ने से मुकाबला करने अमेजन ने क्या किया? अपना प्रोजेक्ट कुइपर लॉन्च किया। तो प्रोजेक्ट कुइपर किसका? अमेजन का है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। ये कहाँ से हैं? तो लखनऊ से।
इसरो ने 18 मई 2025 को पिघले पिसलवी विफल हुए जो PSLV 6C61 मिशन की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। EOS जो कि EOS 09 को ले जा रहा था। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझू 20 मिशन लॉन्च किया। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट हिंग और अलेक्जेंडर के साथ 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे। देखिए किस एयरक्राफ्ट से लौटे, तो बोइंग स्टारलाइनर स्पेस एयरक्राफ्ट। ठीक, शनि सबसे ज़्यादा चंद्रमाओं की संख्या शनि के पास है। इसरो ने अंतरिक्ष पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरन किया। जापान ने एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम मिचिबिकी 6 है। ठीक, फिर एक्सजोम मिशन के लिए पायलट के रूप में किसे चुना गया, तो शुभांशु शुक्ला को चुना गया। ठीक, और उसके बाद इसरो ने श्रीहरिकोटा से क्या किया है, C60 द्वारा स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX चेजर और SDX-02 जिसका नाम लक्ष्य और चेजर लॉन्च किया। ठीक, फिर स्पेस डेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। ठीक, फिर है गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज लॉन्च किया है। देखिए ध्यान में रखिएगा कि गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज लॉन्च किया। ठीक, फिर आप प्रोब 3 अंतरिक्ष यान क्या है, यूरोपीय इसरो ने C59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की प्रोब थर्ड अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। भारत 2025 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, 2025 तक। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लोग्नोसैट लॉन्च किया है। लकड़ी का सैटेलाइट, अभी तक तो आपने बहुत सारे वैसे सैटेलाइट सुने हो लेकिन लकड़ी का सैटेलाइट नहीं सुना। इसको लॉन्च किया है लोग्नोसैट नाम से जापान द्वारा। ठीक, इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल परीक्षण अमेरिका के स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से किया गया। सूर्य के रहस्यों को जानने हो तो यूरोपीय संघ के प्रोबा थर्ड अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया। देखिए प्रोबा थर्ड अंतरिक्ष यान किसका है, ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए। तो यूरोपीय संघ के प्रोबा थर्ड मिशन को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि यूरोपीय संघ का मिशन है। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में वापस लाने की स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। तो आप ध्यान में रखिए नासा स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन, तो क्रू 9 मिशन का संबंध किससे, जो सुनीता विलियम्स को लाने के लिए ये लॉन्च किया गया था स्पेस से। ठीक, फिर हम अगला देखेंगे। देखिए तो इन्होंने जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी तो वो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत लॉन्च की थी। ठीक, के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की इन्होंने के द्वारा यात्रा की गई थी। ठीक, हाल ही में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरिम-2 का सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। तो तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बना है, तो मोहना सिंह बनी है। ठीक, नासा ने CO2 और मीथेन के उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टाइनेजर फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया। तो टाइनेजर फर्स्ट उपग्रह का संबंध किससे है, तो CO2 और मीथेन के उत्सर्गों का पता लगाने के लिए किसके द्वारा, नासा द्वारा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। स्पेसएक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन पूरा हुआ। ठीक, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाने गया। एक्सियोम 4 मिशन के लिए भारत द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो जिसमें से शुभांशु शुक्ला गए हैं और जिसमें 2 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, प्रशांत बालकृष्ण नायर और शुभांशु शुक्ला। स्पेसएक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पासंग लामू शेरपा के नाम पर रखा गया है। जापान ने भूमि अवलोकन उपग्रह दाइची लॉन्च किया। तो दाइची क्या है, भूमि अवलोकन उपग्रह जापान का है। रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनुन्गो अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। ठीक, नासा ने डेविड सोलगोनी को पहले AI चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है। तो नासा ने डेविड सोलगोनी को, ठीक, AI चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है डेविड सोलगोनी को, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चॉन्ग-E6 को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा करना है। रूस ने अपना पहला अंगारा ए रॉकेट का, तो अंगारा ए रॉकेट किसका है, तो रूस का है। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो द्वारा स्टार्ट 2024 प्रोग्राम लॉन्च किया गया। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज की। तो नोटिक्स क्या है, एक ज्वालामुखी है
मंगल ग्रह पर। ठीक, स्पेसएक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया। तो मीथेन सैट किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स ने लॉन्च किया। तो आप ये ध्यान में रखिए, स्टार्ट किसने लॉन्च किया, मीथेन सैट ने किसने लॉन्च किया, नोटिक्स क्या है। जो ऐसे जो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, देखिए कीवर्ड्स को लेकर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। प्रोब क्या है ना। और जो ये सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी, उन किस मिशन के, बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत गई थी। जब उनको वापस लाया गया तो कौन किसके, तो नासा स्पेसएक्स के क्रू 9 मिशन के तहत वापस लाया गया था। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा, 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर प्रभाव का पता लगाया है। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से PACE मिशन लॉन्च। तो PACE मिशन किसके लिए है आप समझ गए। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो व्योममित्र क्या है, तो ये एक रोबोटिक अंतरिक्ष यात्री है जिसका नाम रखा गया है व्योममित्र। ठीक, तो आपको मैंने यहाँ आपको जितना इंपॉर्टेंट था स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर मैंने बता दिया। आपको एकदम ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में समय में बिताने वाले ओलेग कोनेन्को हैं, क्या फ्रांस के हैं। भारत और तृष्णा मिशन किसका, पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन। गोपी थोटाकुरा कौन है, ये तो क्वेश्चन आ चुका 2024 की पीसीएस प्री में। शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण अय्यर को चुना गया था, जिसमें शुभांशु शुक्ला को जो हाल ही में अभी एक्सियोम मिशन के तहत भेजा गया है। ठीक, तो आप जितना भी कीवर्ड्स को नोटिस किया है, जितना कीवर्ड्स को लेकर है तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, उसको लेकर क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, मीनिंग कि महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं उसको हम ध्यान में रखें। जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को ध्यान में रखेंगे, सबको नहीं देखेंगे। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे सब कुछ पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर बहुत कुछ हमारा छूट भी जाएगा। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। बान जलवायु सम्मेलन बान जर्मनी में हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन अपोलिया इटली में। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन मॉरिशस में। देखिए आप ये सोचेंगे कि मैं ये क्यों नहीं बता रहा हूँ आयोजन तिथि। देखिए आयोजन तिथि देखिए हर एक नहीं कहता कि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन शायद इसमें किसी डेट को दे दे, लेकिन अब उसके लिए आप इतना सारे डेट याद भी तो नहीं कर सकते हैं ना। तो आप इस जरूरी है कि आप इसको पढ़ें और इसको पढ़ें। ठीक, आपको ये छूट भी जाता है तो इसको जाने दीजिए। ठीक, तो अब चलिए। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में। ई गवर्नेंस पर सम्मेलन मुंबई में। आसियान शिखर सम्मेलन वियंतियान लाओस में। भारत आसियान शिखर सम्मेलन वियंतियान लाओस में। 19वां ईस्ट एशियन समिट वियंतियान में। एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक इस्लामाबाद में। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में। एशिया क्लीन एनर्जी समिट सिंगापुर में। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रसिया में। 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक अपिया समूह संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहा कैली कोलंबिया में। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। 19वां G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में। ठीक, फिर देखिए प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसको आप इससे पहले मैंने आपको इसको पढ़ाया भी था कि जनवरी में इस प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना बिहार में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में। हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। ठीक, फिर आईफा अवार्ड जयपुर राजस्थान में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। रायसेना डायलॉग नई दिल्ली में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्री बैठक काठमांडू में। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन तो हैदराबाद में। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन तो रॉटरडम नीदरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य सभा सम्मेलन तो जिनेवा में। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 मलेशिया में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस में कोस्टारिका में। देखिए जो महत्वपूर्ण सम्मेलन थे मैंने आपको उसको बता दिया है, और आप जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन आप ध्यान में रखिएगा। देखिए आप देखिए ऐसी चीज़ों में क्या होता है, आप कम से कम इसको 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और ये एग्जाम में आपको बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो इसका मान के चलिए आपको वहाँ पे दिखाई देगा। एक होगा केवल 2 कथन में ऐसे बना के पूछेगा, और ये एक सीधा सीधा देगा कि ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमने आपको क्या क्या पढ़ाया आज, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया, साइंस टेक जो करंट अफेयर्स था उसको पढ़ाया, पर्यावरण में जो करंट उसको आपको बताया। तो देखिए इस एक क्लास में आपको लगभग काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। रिपोर्ट इंडेक्स मैंने आपको बता दिया है, आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। और देखिए आप जो भी आपका रिव्यू है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। कैसे लगा आपको वीडियो, आप इस पर ज़रूर आप कमेंट करें, और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमको भी मोटिवेशन मिलना है।
तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास होगी वो फिर हम अपलोड करेंगे आपको जल्दी। ठीक है, धन्यवाद।